गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 14 अक्टूबर 2021 है और आज हम 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध समसामयिक विषयों से होता है और हमारे रेगुलर आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें इनसे लेकर क्वेश्चन बनता है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सुर्खियों में रही जोजिला सुरंग की लंबाई कितनी है। अभी हाल ही में सुर्खियों में जोजिला सुरंग रहा है, तो इसकी लंबाई कितनी है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर होगा 14.5 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी है? 14.5 किलोमीटर है। तो अभी हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने श्रीनगर लेह राजमार्ग पर बनाई जा रही जोजिला और जेड मोड़ सुरंग के निर्माण कार्य की प्रगति की अभी समीक्षा की है। इसका निर्माण कौन करवा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें इसकी लंबाई, तो 14.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये भारत एवं एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। जोजिला दर्रा लद्दाख के सोनमर्ग के समीप स्थित है और यह 3,528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किसकी बात कर रहे हैं हम? जोजिला दर्रा की बात कर रहे हैं अभी, कि ये 3,528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कहाँ है ये? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। और ये सुरंग भारत और एशिया की सबसे लंबी सुरंग है और ये दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है दोस्तों? जोजिला दर्रा जो जोड़ता है वो लद्दाख और कश्मीर को आपस में जोड़ता है। इसी के साथ ही अगर आगे बढ़ें तो लद्दाख के दूसरे जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? तो काराकोरम दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। इसके अलावा अगर हम देखें तो खारदोंगला, चांगला, दिगारला और इस्ताकला, ये जो हैं प्रमुख दर्रे हैं। कहाँ के? लद्दाख के प्रमुख दर्रे। देखिए, ला का जो मतलब होता है तिब्बती भाषा में, अगर ला लिखा हुआ है तो ला का मतलब है तिब्बती भाषा में दर्रा। ठीक है, जो दर्रा हम बोलते हैं उसको तिब्बती में क्या बोला जाता है? ला बोला जाता है। ठीक है, तो जहाँ जिस नाम का आगे ला लगा हुआ है और पहाड़ी क्षेत्रों में नाम लिया जा रहा है तो दर्रे की बात वहाँ पर की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में भी अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ जो बनिहाल दर्रा है और बुर्जिल ला दर्रा है, ये भी एक महत्वपूर्ण दर्रे जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसी के साथ ही अगला और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने, मैं आशा करता हूँ कि पीछे की जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप रेगुलर नोट डाउन कर रहे हैं, अपने करंट अफेयर्स की नोटबुक रेगुलर तैयार कर रहे हैं। तो हाल ही में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम किस राज्य में लॉन्च किया गया? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या असम? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अभी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया और ये शुभारंभ ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में किया गया। नदी पशुपालन कार्यक्रम की अगर बात करें तो नदी पशुपालन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विशेष गतिविधि के रूप में शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो 10 सितंबर 2020 में इसकी शुरुआत कब की गई थी? 10 सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से की थी। किसकी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 10 सितंबर 2020 को की गई थी। तो आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करते रहिए डेट। और इसके साथ ही इसी समय प्रधानमंत्री ने ई गोपाला ऐप को भी लॉन्च किया था, जो कि किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल भी है। इसके अलावा इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, तो वहीं विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है। राज्यसभा सीट 31 हैं, तो लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है वर्तमान में। इस राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 में किया गया था। मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखें तो यहाँ आप मानचित्र पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश भारत का उत्तरी राज्य है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ रखती है। इसके अतिरिक्त यह अन्य कुछ राज्यों भारत के जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा साझा करता है और इसके साथ ही भारतीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ भी यह सीमा साझा करता है। तो इसके चारों
तरफ की जो एक सीमाएं हैं वे भी हमें याद रखनी होती हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि किस राज्य की सीमा लग रही है या नहीं लग रही है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि सुर्खियों में रही अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए अक्सर आप लोगों ने सुना होगा किस राज्य में है, कहाँ पर है, किस पहाड़ी पर है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो है कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन है गोदावरी, बघोर, बेन गंगा या तुंगभद्रा। तो इसका आंसर होगा बघोर नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाल ही में भारत दर्शन पार्क ये सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि अभी हाल ही में भारत दर्शन पार्क निर्माण कार्य को पूरा किया गया। इसमें देश के 17 स्मारकों की प्रतिकृतियां निर्मित की गईं, जिसमें अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, हवा महल, सांची का स्तूप ये सब शामिल किया गया। तो भारत दर्शन पार्क का निर्माण जो किया जा रहा है वो उस पार्क में देश के कई ऐतिहासिक स्थलों के प्रतिरूप को दर्शाया जा रहा है। उसमें उनके स्टैचू बनाए जा रहे हैं और इसका निर्माण नई दिल्ली में किया गया है। अजंता की गुफाओं की बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में किस नदी के किनारे है, बघोर नदी के किनारे यह स्थित है। किस जिले में, औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के। इसमें कुल 29 गुफाएं बनी हुई हैं। कितनी गुफाएं बनी हुई हैं, 29 गुफाएं बनी हुई हैं, जो केवल और केवल किस धर्म को समर्पित हैं, बौद्ध धर्म को से समर्पित हैं ये से और या उससे संबंधित हैं। अजंता की गुफा में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों, जिसे जातक कथाओं के रूप में जाना जाता है, उनके माध्यम को चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो अजंता की गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है और इसकी खोज, अजंता की गुफा की खोज जो की गई थी, अजंता की गुफा की खोज वो किसने की थी, जॉन स्मिथ और विलियम एसी कर्सन ने की थी। किसने की थी, जॉन स्मिथ और विलियम एसी कर्सन ने की थी। एलोरा गुफा की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और यह 3 धर्म यानी कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। एलोरा गुफा में ब्राह्मण धर्म के विषय के तहत शिव तथा नटराज, विष्णु के अवतार गरुड़ पर सवार लक्ष्मी नारायण के चित्र प्राप्त होते हैं। इसमें गुफाओं की संख्या 34 है और इसी प्रकार अजंता और एलोरा गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि 20 रुपये का जो नया हमारा करेंसी नोट है उसके पीछे एलोरा की गुफाओं को ही चित्रित किया गया है। तो इस प्रकार इससे कई क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 14 अक्टूबर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा 11 अक्टूबर को। तो हर साल यूनिसेफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस दोनों ही मनाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि 2008 से भारत हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाता आ रहा है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय का है न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में है। इसके अतिरिक्त इसके अध्यक्ष कौन है, अभी हेनरिटा एच फॉर इसके अध्यक्ष हैं और इसके सदस्य देशों की संख्या इसमें 191 सदस्य इसके देश हैं। अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी, रानी सिंह, अंशु मलिक, भावना राठी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, अंशु मलिक। अंशु मलिक 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, किसमें, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। अब तक केवल 4 भारतीय महिला पहलवानों ने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीते हैं, यानी कि 2012 में गीता फोगाट और 2012 में ही बबीता फोगाट ने और 2018 में पूजा ढांडा, जबकि 2019 में विनेश फोगाट ने ये पदक जीते, लेकिन उन्होंने कांस्य पदक जीते हैं, रजत पदक नहीं जीते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन हो गई है, अंशु मलिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है और इसको लेकर प्रश्न बड़े आराम से बन सकते हैं। तो ये अंशु मलिक का चित्र है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा, रॉबर्ट स्मिथ, लुई गुलक या अब्दुल रज्जाक गुनराह या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अब्दुल रज्जाक गुनराह। नोट डाउन करते रहिए। तंजानिया के ये लेखक हैं, तंजानिया के निवासी हैं, उपन्यासकार हैं अब्दुल रज्जाक गुनराह। इनको साहित्य के लिए नोबेल का 2021 का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब्दुल रज्जाक गुनराह को उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के करुणामय विवरण के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि इन्होंने अपनी किताब में
शरणार्थियों के करुणामय विवरण को प्रस्तुत किया है, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो 2020 नोबेल पुरस्कार की बात करें साहित्य में, जो 2020 में दिया गया था, तो उसमें अगर हम बात करें तो 2020 का जो साहित्य नोबेल पुरस्कार है वो अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लक को दिया गया था, जो येल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। और इनको ये पुरस्कार इनकी सादगी भरी कविताओं के लिए प्रदान किया गया था 2020 का। लेकिन 2021 का किसे दिया जाएगा? अब्दुल रज़ाक गुनराह को दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में की गई थी। और अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत 1969 में की गई। इसके अतिरिक्त देखें तो घोषणा जो की जाती है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में की जाती है। वितरण की बात करें तो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन में इसका वितरण किया जाता है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन में इसका वितरण किया जाता है। 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी जब दिए जाते हैं वो कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। और इसकी घोषणा कब की जाती है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में की जाती है। पुरस्कार राशि कितनी है? 90 लाख स्वीडन क्रोनर, जो स्वीडन की मुद्रा है क्रोनर, उसमें दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता देश कौन है? अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन। अमेरिका पहले स्थान पर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार हैं। फिर उसके बाद जर्मनी, फिर उसके बाद ब्रिटेन का नंबर आता है। सबसे युवा विजेता नोबेल पुरस्कार की मलाला यूसुफजई हैं, जिन्हें 2014 में शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था। और इनके साथ ही भारत के सामाजिक कार्यकर्ता, बचपन बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कैलाश सत्यार्थी को भी इन्हीं के साथ ही 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलाला यूसुफजई 17 वर्षीय आयु में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, जो कि पाकिस्तान की नागरिक है। तो ये हैं अब्दुल रज़ाक गुनराह, जिन्हें 2021 का लिटरेचर में यानी कि साहित्य में पुरस्कार दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या 4 अक्टूबर को? तो इसका आंसर होगा 7 अक्टूबर को हर साल विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। यानी लोगों के बीच कपास के क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर को कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में कपास क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को मनाता है। इस बार की जो थीम रही है वो क्या रही है दोस्तों? कॉटन फॉर गुड। थीम याद रखना है। थीम क्या रही है? थीम रही है कॉटन फॉर गुड। कॉटन फॉर गुड इसकी थीम रही है। बेसिक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो सुवीन, जो भारत में उत्पादित दुनिया का सबसे लंबा और बेहतरीन कपास फाइबर है, ये विशेष रूप में तमिलनाडु में उगाया जाता है। सुवीन क्या है? कपास की एक किस्म है जो दुनिया की सबसे लंबा और बेहतरीन कपास फाइबर है। और मुख्य रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? ये तमिलनाडु में उगाया जाता है। भारत चीन के बाद कपास उत्पादन में दूसरा स्थान विश्व में रखता है। तो इसी के साथ ही अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुर्खियों में रहे काले बाघ किस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान काले बाघ एकमात्र किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट, पालामू, मानस या सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका उत्तर होगा सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ओडिशा राज्य में है। तो अभी वैज्ञानिकों की एक टीम ने विशिष्ट रूप से जो सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान में काली धारी वाले बाघ पाए जाते हैं या काले बाघ पाए जाते हैं, उनमें जो उनका जेनेटिक डाटा है उनको समझने में सफलता प्राप्त कर ली है कि उनके शरीर पर काली धारियाँ क्यों पाई जाती हैं। नहीं तो मेनली हम लोग देखते हैं कि सफ़ेद धारियाँ पाई जाती हैं बाघों के शरीर पर, लेकिन इसमें काली धारियाँ पाई जाती हैं। तो सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान में विशिष्ट प्रकार के काली धारी वाले बाघ पाए जाते हैं। और यह उन बाघों का एकमात्र स्थान है। किन बाघों का? काली धारी वाले बाघों का एकमात्र आवास स्थान कहाँ है? सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। ध्यान रखना है। सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो 4374 वर्ग किलोमीटर ओडिशा के मयूरभंज जिले में ये अवस्थित है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो 1994 में भारत सरकार द्वारा इसे जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त बात करें तो 2009 में यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का इसे हिस्सा बनाया। इसके अलावा ओडिशा के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की या प्रमुख उद्यानों की बात करें तो एक भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, जो लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा समूह निवास यहाँ पर करता है भीतरकनिका में। इसके अलावा नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है, प्रसिद्ध है किसके लिए? सफ़ेद बाघों के लिए। इस बात को ध्यान में रखना। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कहाँ है? ओडिशा में है। और ये किसके लिए जाना जाता है? सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। गहिरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ओलिव रिडले
कछुओं का ये प्रमुख प्रजनन क्षेत्र है जो कि ओडिशा में है, समुद्री तट पर स्थित है। चिलिका वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है और ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो किस राज्य में है, ओडिशा में स्थित है। तो ये काले बाघ का चित्र है, आप देख सकते हैं इसके शरीर पे जो धारियां हैं वो सफ़ेद ना होगा काले रंग की हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। लेकिन ये कहाँ पाया जाता है काले बाघ वाला? सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान में जो कि ओडिशा राज्य में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में भारत और जापान के मध्य जीमैक्स समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर या दक्षिण चीन सागर? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अरब सागर में। भारतीय नौसेना और जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच 6 अक्टूबर 2021 को अरब सागर में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमैक्स का 5वां संस्करण किया गया। देखिए ये द्विवार्षिक यानी कि 2 वर्ष में एक बार होने वाला आयोजित किया जाने वाला अभ्यास है जो समुद्री अभ्यास है। किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच में ये होता है। तो इसकी शुरुआत जनवरी 2012 में की गई थी, तब से ये हर 2 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत और जापान के बीच में जो भूमि सैन्य अभ्यास है, जो थल सेना के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसका नाम क्या है? धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन किसके बीच होता है? भारत और जापान की थल सेना के बीच में होता है। इसी तरीके से अगर वायुसेना की बात करें तो वायुसेना के बीच भारत और जापान के बीच होने वाला जो युद्ध अभ्यास है उसे बोलते हैं सिन्यू मैत्री। क्या बोलते हैं? सिन्यू मैत्री। तो ये ध्यान रखने हैं इस चीज़ को, क्योंकि इनसे प्रश्न लगातार बनते रहे हैं और आगे भी बनेंगे। तो लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का, किस राज्य चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? उत्तराखंड, तेलंगाना, सिक्किम या फिर केरल? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा तेलंगाना राज्य। तो तेलंगाना का राज्य चुनाव आयोग स्मार्टफोन का उपयोग करके मतदान का ड्राई रन संचालन करने वाला है। इस ट्रायल को राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है और यह परीक्षण 20 अक्टूबर 2021 को खम्मम जिले में चलाया जाएगा और यह मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाली देश की पहली ई वोटिंग प्रक्रिया होगी। तो देश की पहली ई वोटिंग प्रक्रिया मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके कौन सा राज्य कर रहा है? तेलंगाना राज्य कर रहा है। इस प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को, समझने को मिला होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे पहले आपके लिए एक लास्ट प्रश्न है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, झारखंड, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।